आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के अंदर किसी ना किसी रिश्ते की चुप्पी कैद है। हम कहते हैं काम बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, वक्त नहीं मिलता। लेकिन सच ये है कि वक्त नहीं, संवेदनाएं कम होती जा रही हैं। मोबाइल ने हमें दुनिया से जोड़ तो दिया, लेकिन जिनसे सबसे पहले जुड़े थे, माँ पिता, उनसे धीरे धीरे काट दिया। एक कॉल आता है, स्क्रीन चमकती है, नाम दिखता है और हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में बात कर लूँगा। हमें लगता है जिंदगी स्टैंड बाय मोड पर है, पर सच ये है कि जिंदगी कभी इंतज़ार नहीं करती। एक मिस्ड कॉल और कभी कभी एक पूरा जीवन हमेशा के लिए कॉल ड्रॉप हो जाता है। मोबाइल ने दुनिया को हथेली में ला दिया, पर हथेली से दिल दूर कर दिया। सूचनाएं बढ़ीं, संवेदनाएं घटी, स्टेटस दिखे, हालात छुप गए। हम ऑनलाइन हैं हर पल, पर आमने सामने खामोश। स्क्रीन चमकती रही और रिश्तों की रोशनी मंद पड़ती गई। मोबाइल बुरा नहीं, बुरा है उसका बेलगाम इस्तेमाल। जो जोड़ने आया था वो दूरी बढ़ा देता है। अगर आज आपके मोबाइल पर आपकी माँ या पिता का कॉल आए और आप ये सोचकर ना काट दें कि अभी नहीं, बाद में बात कर लूँगा, तो क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बाद में ज़रूर आएगा? जिंदगी रिंग नहीं देती, वो सिर्फ एक मौका देती है। बस यही है मोबाइल का सच। ये कहानी बस कुछ इसी तरह यहीं से शुरू होती है। ये कहानी उन हर एक माँ पिता की है जिनका पूरा जीवन अपने बच्चों के भविष्य को रोशनी देने में जलकर राख हो गया। गांव का एक छोटा सा घर, जहां मिट्टी की दीवारें और सपने बहुत बड़े। रघुवीर और शारदा देवी के पास गांव में कोई ज़मीन नहीं है, कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं, सिर्फ मेहनत करने वाले हाथ और सपना, बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। गांव में स्कूल तो है, पर सिर्फ 8वीं तक, आगे पढ़ाई का कोई साधन सुविधा नहीं। हर शाम दिए की रोशनी में रघुवीर बच्चों की कॉपियां देखता और मन ही मन तय करता कि चाहे जो हो जाए, उसके बच्चे वहीं नहीं रुकेंगे जहां उसकी जिंदगी रुक गई है। माँ शारदा देवी अक्सर अपनी रोटी बच्चों की थाली में रख देती, खुद आधी खाकर पानी पी लेती और कहती, मुझे भूख नहीं है, जबकि पेट अंदर से जल रहा होता। बच्चों की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हर चीज़ के लिए संघर्ष। आखिरकार गांव छोड़ने का फैसला हुआ। शहर पहुंचे तो शहर ने कोई बाहें फैलाकर स्वागत नहीं किया। काफ़ी तलाश के बाद एक किराए का मकान मिला। 2 कमरे के इस मकान में रहते रघुवीर ने मजदूरी शुरू की। ईंटें उठाता, सीमेंट होता, धूप में झुलसता, बारिश में भीगता। इधर शारदा देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, कभी अपमान सहती, कभी ताने, लेकिन बच्चों के सामने कभी थकान नहीं दिखाई। रघुवीर और शारदा देवी के 3 बच्चे। शारदा देवी गांव में जब पहले बच्चे की मां बनी, बच्चे की किलकारी गूंजने लगी, सब खुश, लेकिन रघुवीर को जिम्मेदारी का एहसास हुआ। बच्चे का नाम रखा गया राघव। रघुवीर और शारदा देवी गांव में मजदूरी करते। जब घर में दोनों पति पत्नी थे, तब तक कोई चिंता नहीं थी। दोनों मजदूरी करने जाते, जिससे गुजारा किसी तरह हो जाता। समय के साथ बेटा राघव की उम्र बढ़ती गई। पति पत्नी दोनों ने बेटे को स्कूल में दाखिला करवाना चाहा, पर गांव में कोई ढंग का स्कूल नहीं। एक सरकारी स्कूल जहां 8वीं तक की कक्षा। स्कूल में 1 से 8वीं तक बच्चों की दर्ज संख्या 55 और शिक्षक सिर्फ 3। इस सरकारी स्कूल की हालत देख रघुवीर ने बेटा राघव का दाखिला नहीं करवाया। वो चाहते कि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर बेटा किसी अच्छे स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य संवारे। बस यही सोच ने उन्हें गाँव छोड़ने को मजबूर किया। शहर पहुँचते ही रघुवीर ने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। एडमिशन फीस भरते समय रघुवीर के हाथ कांपने लगे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून कि उसका दर्द किसी मकसद के लिए है। बेटा राघव पढ़ने में होशियार था। वो बिना स्कूल जाए 100 तक गिनती, क ख ग सब लिख लेता। शारदा देवी 12वीं पास थी। जब भी समय मिलता वो राघव को सिखाने पढ़ाने बैठ जाती। बेटे का दिमाग तेज चलता, जिसे देखकर उसके माता पिता हैरान हो जाते। तभी से रघुवीर और शारदा देवी ने यह ठान लिया था कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। राघव ने उस शहर में किराए का मकान स्कूल के पास लिया था, जिससे बेटे को स्कूल आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। करीब 2 साल बाद शारदा देवी को दूसरा बच्चा हुआ, फिर तीसरा। वक्त बीतता गया, घर का खर्च बढ़ता गया। बच्चे स्कूल से कॉलेज तक पहुंच गए। कॉलेज की पढ़ाई आई तो पैसे की दीवार सामने खड़ी हो गई। रघुवीर अब कर्ज लेने पैसे के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिर बैंक से लोन लेना चाहा, मगर मजदूर को कौन लोन देता है। वो निराश होकर घर लौट गया। पूरी रात बस एक ही चिंता, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से और कैसे होगी। रघुवीर रात भर सो नहीं पाया। सुबह शारदा देवी ने बिना कुछ कहे अपने पुश्तैनी गहने निकाले
वही गहने जो माँ ने शादी में दिए थे और रघुवीर के हाथ में रखते हुए बस इतना कहा, बच्चों की पढ़ाई मत रुकने देना। गहने बैंक में रखकर लोन लिया, जिससे बच्चों की आगे की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आई। माँ ने राहत की सांस ली, घर में ज़रूरतें कम कर दी। ग्रेजुएशन तक बच्चों ने उसी शहर में रहकर पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों की इच्छा किसी बड़े शहर में जाने की थी। रघुवीर के दोनों बेटे उच्च शिक्षा के लिए दूसरे बड़े शहर चले गए। माता पिता की खुशी के लिए बेटों ने खूब मेहनत की। हर साल कॉलेज का रिजल्ट टॉप रहता। पढ़ाई के बीच में ही बड़ी कंपनियों के लिए कैंपस सिलेक्शन हुआ। इसके बाद कुछ ही साल में पढ़ाई पूरी हो गई। अब दोनों बेटे नौकरी करने विदेश जाने की तैयारी करने लगे। माता पिता की आंखें भर आईं। उन्हें लगा उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें सफल हो गईं। विदेश में मोबाइल और वीडियो कॉल ने माता पिता रघुवीर और शारदा देवी की दूरी को आसान बना दिया। लेकिन वक्त के साथ बातें कम होने लगी। काम बहुत है, मीटिंग है, बाद में कॉल करता हूँ, यही जवाब मिलने लगे। बेटी उसी शहर में रहती, अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखती, पिता के दर्द भरे घुटनों को सहलाती, माँ की थकी आंखों में झांक कर पूछती, आज कैसा लग रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे रघुवीर और शारदा देवी दोनों उम्र के ढलान में पहुंच गए। एक दिन शारदा देवी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा हालात नाजुक हैं, बड़े अस्पताल की जरूरत है, लेकिन वहां इलाज कराने की हैसियत नहीं थी। रघुवीर ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, विदेश में बैठे बेटों को कॉल किया। रिंग गई, कॉल नहीं उठा। बेटा मीटिंग में था, उसने सोचा बाद में कॉल कर लूंगा, पर वो बाद में कभी नहीं आया। रघुवीर की रात अस्पताल की ठंडी बेंच पर गुजर गई। इधर शारदा देवी की सांसें धीमी होती गईं। उसने आखिरी बार पूछा, बच्चों से बात हो गई? और सुबह होने से पहले वो हमेशा के लिए चल बसी। खबर सुनते ही बेटी ससुराल से भागती हुई माता पिता के घर आई। आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेता। आसपास के लोगों ने समझाया। कुछ ही देर में बेटी के सास, ससुर और बाकी सब परिवार के लोग पहुंच गए। माँ की अंतिम यात्रा निकाली गई। रघुवीर के दोनों बेटे विदेश में ही रहे। माँ शारदा देवी की खबर देने फिर से फोन लगाया गया। न कॉल रिसीव हुआ और न ही लौटकर बेटों का कॉल आया। तब माँ को बेटी ने ही मुखाग्नि दी। पिता बस खामोश खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर हमेशा के लिए चुप हो गया हो। 2 दिन बाद विदेश से एक बेटे का कॉल आया, पापा मम्मी कैसी हैं? और रघुवीर ने भारी आवाज में कहा, अब कभी कॉल मत करना बेटा। फोन उसके हाथ से गिर पड़ा। बेटों को तब एहसास हुआ कि उन्होंने किस कीमत पर काम को चुना था। काश उस दिन कॉल उठा लिया होता, काश अपने माता पिता के लिए थोड़ा समय निकाल लिया होता। बस यही है मोबाइल का सच, जो हमें दुनिया से जोड़ता है वही अपनों से दूर कर देता है। और कभी कभी एक मिस्ड कॉल माँ की गोद, पिता की छांव और पूरी जिंदगी का सुकून छीन लेती है। इस कहानी में कोई खलनायक नहीं है, कोई गुनहगार नहीं है। फिर भी एक माँ मर गई, एक पिता जिंदगी भर के लिए टूट जाता है। पिता ने अपना खून पसीना बहाया, माँ ने अपने गहने गिरवी रखे, अपनी ज़रूरतें कुर्बान की ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। बच्चे सच में आगे बढ़े, विदेश पहुंचे, सफल हुए, लेकिन समय पर एक कॉल नहीं कर पाए। मोबाइल हाथ में था, नेटवर्क पूरा था, बस संवेदना साइलेंट मोड पर चली गई थी। कहानी ये नहीं कहती कि काम मत करो, आगे मत बढ़ो, बल्कि ये याद दिलाती है कि सफलता अगर अपनों की कीमत पर मिले तो वो जीत नहीं, एक खालीपन बन जाती है। माता पिता को पैसों की नहीं, मौजूदगी की ज़रूरत होती है, और वो मौजूदगी अक्सर एक फ़ोन कॉल जितनी छोटी होती है। ये कहानी उन माता पिता की है जिन्होंने अपने सपनों को नहीं, अपने बच्चों को बड़ा किया। मोबाइल ने हमें दुनिया से जोड़ दिया, लेकिन अपनों से दूर कर दिया। एक मिस्ड कॉल और पूरी जिंदगी का पछतावा। अगर आज आपके मोबाइल पर आपकी माँ या पिता का कॉल आए और आप ये सोचकर काट न दें कि अभी नहीं, बाद में बात कर लूँगा, तो क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बाद में ज़रूर आएगा? जिंदगी रिंग नहीं देती, वो सिर्फ एक मौका देती है। मित्रों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, अपने दिल के कोने में कहीं जगह बनाई हो, तो मैं समझूंगा मेरा ये कहानी लिखना सार्थक हुआ। अब आपसे मेरा एक अनुरोध, इस कहानी को लाइक करते हुए कमेंट में अपने माता पिता को आई लव यू ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल शोरगुल टाइम को सब्सक्राइब करें। आपका ये सहयोग हमें कुछ इसी तरह की भावनात्मक और जीवन की असलियत को दिखाने प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, आप अपना भी ध्यान खूब अच्छे से रखिएगा।